और पाकिस्तान के पूरे परमाणु जखीरे पर भारी पड़ सकता है, ऐसे बम की चर्चा हो रही। तो दरअसल जब 1998 में भारत ने परमाणु बम की टेस्टिंग की थी, तब यह दावा किया गया था कि भारत ने हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया है, जिसको कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस कहा जाता है। उस वक्त खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अब हमने बड़ा बम बनाने की क्षमता हासिल कर ली। इसके बाद साल 2015 में फिर से भारत के हाइड्रोजन बम भारत के पास होने की बात होने लगी थी और इंटरनेशनल मीडिया में यह छपने लगा कि भारत बहुत तेजी से नया हाइड्रोजन बम बना रहा है। यह भी दावा किया गया कि भारत इतनी तेजी से हाइड्रोजन बम बनाने में लगा हुआ है कि साल भर में वो 22 हाइड्रोजन बम बना लेगा। और इतना ही नहीं, साल 2014 में CIA की एक सीक्रेट फाइल से खुलासा हुआ था कि साल 1989 में ही CIA ने दावा किया था, CIA ने, कि भारत हाइड्रोजन बम बना रहा है और बल्कि बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। तो अब ये समझिए कि यह हाइड्रोजन बम परमाणु बम की से कितना बड़ा होता है और क्यों कहा जा रहा है कि यह परमाणु बम का बाप है। तो ये होने को तो ये दोनों न्यूक्लियर बम हैं, लेकिन परमाणु बम में जो एनर्जी निकलती है वो केवल परमाणु यानी कि एटम के टूटने से निकलती है, जिसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं या परमाणु विखंडन बोलते हैं। जबकि हाइड्रोजन बम में परमाणु टूटने से नहीं, बल्कि दो हल्के परमाणुओं के जुड़ने से ऊर्जा निकलती है। इसको बोलते हैं एटॉमिक फ्यूजन, या यूं कहें कि इसको परमाणु संलयन बोलते हैं। दो छोटे छोटे एटम जब आपस में जुड़ते हैं तो वो उनका एक उनके मास का, उनके भार का, द्रव्यमान का एक हिस्सा एनर्जी में तब्दील हो जाता है और वो बहुत बड़ी एनर्जी के रूप में जो है वो प्रस्फुटित होता है। और इस वजह से एक हाइड्रोजन बम 1000 परमाणु बम जितना शक्तिशाली हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर एक परमाणु बम नागासाकी जैसे छोटे शहर को बर्बाद कर सकता है, तो आप ये सोचिए कि एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम 1 मिनट में न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर को नष्ट करके तबाह करने की क्षमता रखता है। और यह बात भी कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट की बात करके एक तरीके से भारत को मौका ही दे दिया है। दरअसल दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिसके पास परमाणु हथियार हैं, और इन 9 देशों में से 5 देश अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन के पास पुख्ता तौर पर हाइड्रोजन बम हैं। लेकिन भारत और नॉर्थ कोरिया 2 ऐसे देश हैं जिनके पास भी हाइड्रोजन बम होने का दावा किया जाता है। हालांकि ऑफिशियली कभी किसी ने ऐसा स्वीकार नहीं किया है। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि पाकिस्तान तो चोरी छिपे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इससे भारत को तो मौका मिल जाएगा और वो भी अपने हाइड्रोजन बम की खुले तौर पर टेस्टिंग कर ले सकता है और भारत इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बता सकता है। और इससे भारत ऑफिशियली हाइड्रोजन बम या यूं कहें कि थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस वाला कंट्री हो जाएगा। और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। भारत की क्षमता जो है, परमाणु क्षमता में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। वैसे परमाणु बम की बात हो या कन्वेंशनल वॉर की बात हो, भारत हर तरीके से पाकिस्तान से आगे है। जहां तक पाकिस्तान के परमाणु हथियार की बात है, तो यह बात कई बार कही जा चुकी है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार का रिमोट कंट्रोल तो अमेरिका के पास होता है। सुनिए, CIA के पूर्व अधिकारी ने हाल ही में दावा किया था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार का कमांड कंट्रोल तो अमेरिका के पास है। तो CIA के पूर्व अधिकारी तो यही दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार भी भारत के लिए बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन भारत ने अपनी तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। ऑपरेशन सिंदूर में जिस ड्रोन आर्मी ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया था, उस ड्रोन आर्मी की ताकत का एक और ट्रेलर देख लीजिएगा। भारतीय सेना लगातार अपनी ड्रोन क्षमता का शक्ति प्रदर्शन कर रही है और सेना की तरफ से जारी इस वीडियो में स्वदेशी ड्रोन का पूरा परीक्षण कैसे किया गया, इसकी तस्वीरें जारी की गई है। सेना के जवान कैसे ड्रोन तकनीक में माहिर हो रहे हैं, कैसे भारत भविष्य के युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहा है, ये वीडियो उसकी एक झलक है। सेना के ड्रोन ताकत को दिखाने वाले इस वीडियो की एक जरा झलक आपको दिखाता हूं और अंदाजा लगाइए इससे कि भारत की ड्रोन आर्मी आज कितनी ताकतवर है। तो इधर भारत अपनी सैन्य तैयारियों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है और उधर पाकिस्तान अलग ही तिकड़म में लगा। पाकिस्तान ने अपने घर में तो शांति स्थापित कर नहीं पा रहा और वो गाजा में शांति स्थापित करने के चक्कर में मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है और इसी बहाने उसे उम्मीद है कि कुछ और भीख में उसे मिल जाएगा। गाजा में युद्ध विराम की स्थिति के बीच तुर्की में एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में कतर, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, इंडोनेशिया और तुर्की के अलावा पाकिस्तान भी शामिल हुआ।
इस्तांबुल में हुई इस बैठक में गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए मुस्लिम देशों के साझा प्रयास पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से युद्ध विराम की निगरानी, मानवीय सहायता और सुरक्षा और गाजा में अंतर्राष्ट्रीय बल की संरचना जैसे मुद्दों पर बातचीत की गई। मुस्लिम देश होने के नाते ऐसी बैठकों में पाकिस्तान को बुला लिया जाता है या फिर यूं कहिए कि वो जबरन चला जाता है, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की साख बहुत पहले ही गिरी हुई है। ऊपर से पाकिस्तान अपने घर में मचे कलेश को ही संभाल नहीं पा रहा है, तो ऐसे में दुनिया में क्या ही शांति ला पाएगा। लेकिन फिर भी मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान की सरकार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में शिरकत कर रही है जिससे मुनीर ये माहौल बना सके कि मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की भी कोई हैसियत। तो पाठशाला में अब वक्त है अगली क्लास का। 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहारा दे दे हम जीतला के बाद। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहा थे, और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। नीतीश जी का चैनल बदलते हैं, मोदी जी शाह जी बटन दबाते खट। ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। मुझे महिला और उसकी शक्ति के बड़े अद्भुत दर्शन हुए हैं। तो आप सबको आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। सरकार बनना पक्का है। और ये बताने का कि बिहार में राहुल गांधी का नया ब्लंडर क्या है और वोटिंग से ठीक पहले मोदी नीतीश की चुनावी पिक्चर कैसे क्लियर हो गई। वोटिंग से 2 दिन पहले हड़बड़ी में क्यों है इंडी गठबंधन, और इतनी हड़बड़ी में क्यों है कि लालू तेजस्वी को खटाखट वाला ऐलान करना पड़ रहा है। तो बिहार में इंडी गठबंधन के साथ तो एक गजब ही खेल हो गया है। वोटिंग में सिर्फ कल का ही दिन एक तरीके से बचा हुआ है और परसों पहले चरण की वोटिंग होनी है। लेकिन इस वोटिंग से ठीक पहले इंडी गठबंधन थोड़ा अलबलाया हुआ है, घबराया हुआ है, हड़बड़ाया हुआ है। लालू तेजस्वी तो जैसे पैनिक में आ गए। वोटिंग से पहले नए नए ऐलान हो रहे हैं। पहले के वादों पर तो जवाब मिल नहीं रहा कि उन्हें पूरा करने का पैसा कहां से आएगा, और अब जो है वो नई नई घोषणाएं की जा रही है वोटिंग से पहले। और क्या की जा रही है वो बताएंगे आपको। ये भी बताएंगे कि इधर लालू तेजस्वी नए ऐलान पर ऐलान करते जा रहे हैं और उधर राहुल गांधी ब्लंडर पर ब्लंडर करके उल्टा इंडी गठबंधन का ही खेल बिगाड़ रहे हैं। अब राहुल गांधी ने ऐसा क्या कांड कर दिया है ये भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी ने जीत को लेकर क्या नया फॉर्मूला बताया है। लेकिन पहले बिहार के चुनावी घमासान का एक ट्रेलर देखिए। 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आप लोग बाद में कहेंगे कुल बिहारा दे दे हम जीतला के बाद। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं 20 सालों के लिए कहा थे, और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। नीतीश जी का चैनल बदलते हैं, मोदी जी शाह जी बटन दबाते खट। ये बच्चा है, वो चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। मुझे महिला और उसकी शक्ति के बड़े अद्भुत दर्शन हुए हैं। तो आप सबको आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। सरकार बनना पक्का है। तो ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन का सारा खेल राहुल गांधी खुद बिगाड़ने में जुटे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी बिहार में पहले चरण का प्रचार खत्म होते होते वही बातें कर रहे हैं जिन पर इंडी गठबंधन की खूब फजीहत पहले ही हो चुकी है। आज राहुल गांधी गया जी में थे और फिर वही बात कह दी कि नरेंद्र मोदी छठ पूजा का ड्रामा कर रहे हैं। एक बार सुनिए आप जरा राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। और फिर अभी पूरा ड्रामा कर रहे थे छठ पूजा का। पूरे देश को बताया मैं यमुना में जाके स्नान करूंगा, नहाऊंगा। आपने देखा वहां पे पीछे से पाइप लगा रखा था, साफ पानी नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए लगाया गया था। देखा ना आपने, प्रधानमंत्री को नहाना है तो साफ पानी लाएंगे। यमुना के गंध में नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे।
आम जनता जाएगी, वो पानी उनको पीना पड़ेगा, मर जाए तब भी पीना पड़ेगा। मगर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल तालाब बनाया जाएगा और फिर वो बिहार के लिए ड्रामा करेगा, आएगा उसमें नहाएगा। तो छठ पूजा वाली बात पर ही इंडी गठबंधन को बीजेपी ने घेरा था, लेकिन राहुल गांधी फिर वही बात कह रहे हैं। आज तो राहुल गांधी ने एक और गजब कांड कर दिया। उन्होंने सेना के अग्निवीरों पर कुछ ऐसा कह दिया जिसका लॉजिक समझ से परे है। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर में भर्ती होने वाले 4 में से 3 बेरोजगार हो जाते हैं और जिसे नौकरी पर रखा जाता है वो अमीर घर का होता है। एक बार सुनिए राहुल गांधी को इस पर। क्या किया? रास्ता बंद कर दिया, कहा कि नहीं, सेना में तो हम अग्निवीर लाएंगे। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर में अस्थायी नौकरी अमीर घर के लड़के को मिलती है और फिर यह भी कहते हैं कि अग्निवीर शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलता। यह वैसी ही बात है